हेलो बच्चों, 11th क्लास में हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और इसमें थोड़ा सा एक गैप आ गया। एक जानो कि समर वैकेशन चल रहा था, तो अभी आपको कंटिन्यू वीडियो मिल देंगे इसके बाद। तो काफ़ी बच्चों ने कहा कि सर आपने बंद कर दिया है, तो ऐसा कुछ नहीं है बेटा, आपको कंटिन्यू वीडियो मिलते जाएंगे। फर्स्ट चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होगा आपको हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे ले जाएंगे और वीडियो मिलेंगे। कुछ बच्चों ने कॉन्टैक्ट नंबर मांगा था, कुछ ने बोला कि सर व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए। तो ये बेटा यहाँ पे देखिए 9451828200, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉन्टैक्ट नंबर भी है। कोई दिक्कत आती है तो इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम लोग। वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, कंसंट्रेशन। एक बार 9th क्लास में आपने कंसंट्रेशन पढ़ा हुआ था। अब देखिए कंसंट्रेशन का जो टर्म है बेटा, ये सॉल्यूशन में यूज़ होता है। कंसंट्रेशन जो है सॉल्यूशन में यूज़ होता है। तो पहले जान लें कि सॉल्यूशन क्या होता है। आप 11th देखो, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप जब 11th क्लास की प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ाया है। तो केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में आप इसको सॉल्यूशन को पा जाओगे। वहाँ पे काफ़ी कुछ हमने सॉल्यूशन के बारे में बताया हुआ है। एक बार फिर बता दे रहे हैं, छोटी सी बात है। ये सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स। जिनको मिला के सॉल्यूशन बनाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं बेटा? कंपोनेंट्स बोलते हैं। तो सॉल्यूशन बनाने के लिए एटलीस्ट 2 कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है, और इन 2 कंपोनेंट का नाम क्या देते हैं? एक सैल्यूट होता है और दूसरा सॉल्वेंट होता है। आप जानते हो कि जो लेस अमाउंट में होता है उसे सैल्यूट कहते हैं, और जो लार्जर अमाउंट में होता है उसे सॉल्वेंट कहा जाता है। तो इस सैल्यूट का कितना अमाउंट हमने इस सॉल्वेंट में मिलाया है सॉल्यूशन को बनाने के लिए, इसी सैल्यूट के अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए जो टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं उसे क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन में क्या कैलकुलेट करते हैं? अमाउंट ऑफ सैल्यूट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना। आप जानते हो कि सैल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हैं, तो सॉल्वेंट में मिलाने के बाद सॉल्यूशन बन जाता है। तो सॉल्यूशन को बनाने के लिए हमने कितना सैल्यूट मिलाया है, कितने अमाउंट में सैल्यूट को मिलाया है। ठीक है, इसी को कैलकुलेट करने के लिए हम जो टर्म इंट्रोड्यूस किया है उसको क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन। तो इसका डेफिनेशन कैसे लिख जाएगा आप देखो, समझ गए होंगे। कंसंट्रेशन इज द क्या है? अमाउंट ऑफ, बोलो, अमाउंट ऑफ सैल्यूट। ये आ गया ना कि कंसंट्रेशन में क्या कैलकुलेट करना है? अमाउंट ऑफ सैल्यूट। कंसंट्रेशन इज द अमाउंट ऑफ सैल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब एक फिक्स अमाउंट का सॉल्यूशन बनाना है, तो उसमें हमने कितना, उसको बनाने के लिए हमने सॉल्वेंट में कितना सैल्यूट मिलाया है, इसी बात का कैलकुलेशन हम करते हैं किससे? कंसंट्रेशन से। समझ गए? ठीक है। अब देखो, इसको रिप्रेजेंट करने के, कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए कई सारी यूनिट्स हैं अपने पास, कई सारे मेथड्स हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। तो अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। अब देखो बेटा, कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए कई सारी यूनिट्स हैं। आपके यहाँ जो फर्स्ट यूनिट दी हुई है वो क्या है? मास परसेंट, या इसी को हम कह सकते हैं वेट परसेंट। ओके, मास परसेंट और वेट परसेंट। सेकेंड है, उसे बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल तो जानते हो आप। देखो, मोल के बारे में जानना है तो फिर आप सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाओगे और वहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, 20-25 मिनट का एक वीडियो, उसको देख लोगे तो मोल से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स आप कर पाओगे। मोल फ्रैक्शन हो गया। थर्ड है पार्ट्स पर मिलियन। फोर्थ यूनिट है मोलरिटी, MOLARITY, मोलरिटी। और फिफ्थ यूनिट है मोलैलिटी, MOLALITY। ऐसे नॉर्मलिटी भी होती है, फॉर्मेलिटी भी होती है, बट अभी 11th क्लास में जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये 5 यूनिट्स दी हुई हैं। तो चलते हैं एक एक करके देखते हैं कि मास परसेंट या वेट परसेंट क्या होता है। तो पहला देखते हैं। अब देखो बेटा, मास परसेंट कैसे निकालेंगे? मास परसेंट, ये बेटा न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में आता है। अब देखो, एक सॉल्यूशन सपोज कर रहे हैं, एक बाइनरी सॉल्यूशन सपोज करें। बाइनरी का मतलब होता है जिसमें 2 कंपोनेंट हो केवल। ठीक है ना, एक सैल्यूट एक सॉल्वेंट। सपोज हमने एक कंपोनेंट को ए लिया है और दूसरे कंपोनेंट को बी लिया है। मान लीजिए 2 कंपोनेंट का सॉल्यूशन हमने सपोज किया,
एक कंपोनेंट ए है और दूसरा कंपोनेंट बी है, चाहे आप उसको सैल्यूट सॉल्वेंट मान लो, चाहे 1 2 मान लो, ए बी मान लो, जैसा भी न्यूमेरिकल में दिया होगा करेंगे। अब मान लीजिए ए कंपोनेंट का हमें मास परसेंट निकालना है, तो यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं मास परसेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, जिसका मास परसेंट निकालना होगा बेटा उसके मास को ऊपर रखेंगे और टोटल के मास से डिवाइड कर देंगे। तो क्या होगा, मास परसेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ ए अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। आ गई बात समझ लो, मास ऑफ ए अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, ऐसे ही मास परसेंट ऑफ बी निकालना चाहें, अगर मास परसेंट ऑफ बी निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा बोलो, मास ऑफ बी अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। आ गया बेटा। अब और टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे आएगा, जान रहे हो ना, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे आएगा, दोनों के मास को जोड़ दो। मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना हो तो कैसे आएगा, मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी कर लो, क्या हो जाएगा, मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी। आ गया ना समझ में। तो टोटल मास तो निकालना आसान है ना, मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी ऐड करके उसको नीचे आपको रख देना है। ठीक है, डिनोमिनेटर में रख देना है। तो देखो, जिसका भी मास परसेंट निकालना होगा उस कंपोनेंट के मास को ऊपर रख देंगे, टोटल सोल्यूशन के मास को नीचे रखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मास परसेंटेज आ जाएगा। ये तो बेहद आसान है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 9th क्लास में पढ़ा था एक बार आपने इसको। ठीक है ना। तो दूसरा चलते हैं मोल फ्रैक्शन, ये नया है आपके लिए। मोल फ्रैक्शन भी एकदम ऐसे ही कैलकुलेट होगा, बस यहाँ पे परसेंटेज था तो 100 से मल्टीप्लाई करते थे, और वहाँ परसेंटेज नहीं है तो 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना होगा, बस इतनी सी बात है। मोल फ्रैक्शन देखिए क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। अब देखिए फिर एक बाइनरी सोल्यूशन सपोज कर रहे हैं। बाइनरी सोल्यूशन का मतलब जिसमें दो कंपोनेंट होंगे केवल, बस। अब मान लीजिए एक को हम ए बोल रहे हैं और दूसरे कंपोनेंट को बी बोल रहे हैं। ठीक है, इसके मोल को सपोज कर रहे हैं कि जो कंपोनेंट ए है उसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एन ए से। एन मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, और बी को सपोज कर रहे हैं एन बी से। अब मान लीजिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है हमें, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है अगर हमें, तो देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए देखो, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है जिस कंपोनेंट का, उसका मोल ऊपर रखो, टोटल मोल से डिवाइड कर दो। बेस मास परसेंट जैसा, बस परसेंट था तो 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ए के मोल को ऊपर रख दिया और टोटल मोल को नीचे। टोटल मोल कितना है बेटा, एन ए प्लस एन बी, दोनों के मोल को जोड़ दो। भाई दो कंपोनेंट हैं और एक का मोल इतना है, दूसरे का मोल इतना है, दोनों के मोल को जोड़ दो तो टोटल मोल आ जाएगा। तो क्या किया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे ही देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकाल लो, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालो, क्या आ जाएगा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन ए प्लस बी। ठीक है, एन ए प्लस एन बी आ गया। अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन निकालना होता है, देखो मोल फ्रैक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जाई से, इसे जाई बोलते हैं। ठीक है, तो एक्स भी बोल सकते हो, जाई भी बोल सकते हो, जो आपको सही लगे। अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन निकालना होता बेटा तो क्या करते, अभी देखो सॉल्यूशन में क्या क्या है, ए और बी है, तो क्या रखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, दोनों के मोल फ्रैक्शन को जोड़ दो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन में क्या क्या है, दो ही कंपोनेंट तो है ना, ए और बी, जैसे सैल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो दोनों की वैल्यू रख दो। देखो इसका मोल फ्रैक्शन क्या है, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। देखो इसकी वैल्यू, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, जाई ए की वैल्यू कितनी है, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, और इसकी वैल्यू कितनी है, देखो जाई बी की ये वाला कितनी है, ये कितना है, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। आ गया ना, बना लो। नीचे क्या आ जाएगा, एन ए प्लस एन बी, ऊपर क्या आ जाएगा, एन ए प्लस एन बी, दोनों को डिवाइड कर दो, कितना आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1। कितना आ गया बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1। यहाँ से एक बात ध्यान देना कि सॉल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन होता है हमेशा यूनिटी होता है, हमेशा 1 होता है। मतलब सॉल्यूशन में चाहे जितने भी कंपोनेंट हो, लेकिन सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। तो अब यहाँ से एक बात अब पता चल जाती है, यहाँ से इसको न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज़ करेंगे कि देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1, क्योंकि सॉल्यूशन इन दोनों को मिलाने से बना था।
तो दोनों के मोल फ्रैक्शन को हम ऐड करें तो कितना आएगा 1। अब न्यूमेरिकल में क्या होता है, कई बार हमें एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो दूसरे का कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, मान लीजिए अगर हमें ए का मोल फ्रैक्शन मान लीजिए पता होता और बी का निकालना होता तो क्या करते, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाता, 1 माइनस जाइए, यही तो आता, कोई दिक्कत है बेटा। तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक बात का यहाँ ध्यान रखिएगा कि देखिए दोनों के मोल जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन जब निकालोगे तो, और टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और मोल फ्रैक्शन एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि देखो यहाँ दोनों की यूनिट कैंसिल आउट हो जाती हैं, ठीक है। तो कभी भी सॉल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन होता है हमेशा कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर। तो जितने भी कंपोनेंट होंगे यहाँ पे सभी के मोल फ्रैक्शन को जब हम सम करेंगे तो हमेशा कितना आएगा, 1 के बराबर। तो ये न्यूमेरिकल्स में काम आने वाला है। ये फार्मूला आप याद रखोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होगा, जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना होगा उसके मोल्स को ऊपर रखेंगे, टोटल मोल से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये 2 यूनिट हो गई आपकी, एक हो गया मास परसेंट और दूसरा हो गया मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अगली जो 3 यूनिट है वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगी और न्यूमेरिकल के साथ आएंगी, ठीक है। आज ही आपको वीडियो फिर मिलेगा शाम तक।